स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए घटना चक्र सामान्य अध्ययन बुक में दिए गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास से है संबंध, वातानुकूलन से है, कागज के थैलों के प्रयोग से होता है। लेकिन यहाँ पे गरीबी कम करने से इसका कोई संबंध नहीं है। आंसर यहाँ पर बी होगा। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का संबंध पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे.ई. स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो टोटल किया है 11। ऑप्शन सी सही है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जे.ई. स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. टॉमस या फिर थॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ। यह संपूर्ण भारत में लागू है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया, जिसे रियो +20 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो ये है नाइट्रोजन का। ऑप्शन सी सही है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन का है। इस तरफ गैसें दी गई, इस तरफ मात्रा है। प्रतिशत में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78.08%, ऑक्सीजन का 20.95%, आर्गन का प्रतिशत है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04%, नियान का 0.002% और हीलियम का 0.0005%। नेक्स्ट यहाँ पे नोट दिया गया है, जिन्हें हम लास्ट में कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन सी सही है। ईपीए का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें कथन और कारण है। इसमें कथन है, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ए सही है, लेकिन यहाँ पे जो आर दिया गया है ये गलत है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। इसमें जो कथन है ये सही है, लेकिन कारण गलत दिया गया है। जैवमंडल, बायोस्फीयर, मिट्टी, सैल, जल तथा वायु की पतली परत है, जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है तथा ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है। यहाँ पे ए सही है, लेकिन कारण गलत है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये है जीव और वातावरण। ऑप्शन ए सही है।
पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन ए सही है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। पृथ्वी के सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है जैवमंडल, ऑप्शन डी सही है। जैवमंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र होता है जिसके जैविक, बायोटिक एवं अबायोटिक दो संघटक होते हैं। अन्य तीनों विकल्प के पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल के अंतर्गत ही आएंगे। यहाँ पे विकल्प जो सही होगा ये होगा आंसर डी जैवमंडल। नेक्स्ट है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मैंग्रोव, खास स्थल, झील तथा महासागर, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है मैंग्रोव, खास स्थल, झील, महासागर। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी सही है। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय तथा जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र एवं अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र आदि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उपभाग हैं। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य भाग है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरीय महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों से वनोन्मूलन, लकड़ी काटना एक प्रमुख कारण है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों का काटना, ऑप्शन ए होगा। वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता बल्कि इसे असंतुलित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी ओमनिवोरस को, ऑप्शन सी सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं जिसमें सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है तो यह है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी होता है क्योंकि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है उत्पादक, ऑप्शन सी सही है। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ये है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां की मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा जैव वानिकी से संबंधित सही है। इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। जिसमें पहला गलत होगा, दूसरा तीसरा सही होगा। इस प्रकार आंसर इसमें होगा सी, ऑप्शन सी सही है। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ नियम, ला है। इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होता है। जैव वानिकी पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो कि मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। इसमें सही कथन बताना है। पहला है स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। तो इसमें ये दोनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार आंसर इसमें सी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठनों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। स्वपोषी संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं।
ये प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं तथा इनके स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। परपोषी संगठक के अंतर्गत क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधे प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं और द्वितीयक उत्पादकता के रूप में द्वितीयक उपभोक्ता परपोषी जंतुओं को आहार उपलब्ध कराते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ऑप्शन बी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण परिवर्तित करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष पोषण स्तर के मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें पहला है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं वे स्वपोषित ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजन अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। तो इसमें सही कथन है पहला और दूसरा। इस प्रकार आंसर इसमें ऑप्शन ए सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टांसले द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें कथन है पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो कथन दिया गया है ये गलत है, लेकिन ये जो कारण है सही है। इस कृपा से ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः अभिकथन सही नहीं है। पुनः मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, इसकी पुष्टि पिछले दर्शकों के विभिन्न पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधी घटनाओं ने स्वयमेव की है, अतः यहाँ पे आर सही है। अब देखते हैं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जैव विविधता को परिभाषित करता है। पहला है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा। इसमें किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह संकल्पना व्हिटेकर द्वारा सर्वप्रथम 1960 में प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने 1972 में व्याख्यायित और परिवर्धित किया था। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 में चेन्नई में। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA पूरा नाम है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, तो यह है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें प्रश्नगत विकल्पों में यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। इसका क्षेत्रफल है 10,050 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्वों में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण गुजरात में है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। विकल्प में दिए गए अन्य जैवमंडलीय निधियों के क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं। तो नीलगिरी का क्षेत्रफल है 5,520 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी का है 5,860.69 वर्ग किलोमीटर, सुंदरबन का है 9,630 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। ऑप्शन बी सही है।
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 5 फरवरी 2003 को इसे सहमति या मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना किया है चेन्नई में। ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता निधि एवं कानून के केंद्र सेंट्रल फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ CEBPOL की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में की है। इसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था नगोया में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, नगोया में किया गया था। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। COP15 का आयोजन अक्टूबर 2020 में कुनमिन चीन में किया जाएगा। तो ये किया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा सी, नगोया। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये है पूर्वी हिमालय। ऑप्शन बी सही है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंदरवन को हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का भाग है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ये है पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आणविक ऊर्जा। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। भारत सरकार द्वारा 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। अतः आणविक ऊर्जा जलवायु कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू किया गया था? 2008 में। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? तो CDM के लिए बताना है कौन सा सत्य नहीं है। पहला है, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह ग्लोबी तापीकरण को कम करता है, यह क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है CDM से संबंधित सत्य कथन नहीं यानी गलत कथन, तो यहाँ पे आंसर डी होगा जो कि गलत है। CDM पूरा नाम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही है। प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की सीमा रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। नेक्स्ट है, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से 4 कथनों में से कौन सा सही होगा। सही कथन बताना है। पहला है इसमें सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएंगे, पहला गलत है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगेगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, पहला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो इस प्रकार आंसर होगा दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन बी।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है, जबकि वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी कुप्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? सिंगापुर। ऑप्शन सी सही है। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। अब देखते हैं ओजोन परत क्षरण से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, ओजोन परत अवस्थित है, तो यह है समताप मंडल में। ऑप्शन बी सही है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक का ही है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर व वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो ये हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन सी सही है। कथन कारण है, जिसमें कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही होगा। ओजोन परत पृथ्वी के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की लगभग 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनी किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। इस दृष्टि से कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं वन एवं वन्य जीव से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो यह है एशिया में। ऑप्शन बी सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वर्ष में एक बार पत्ती गिराने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन डी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां स्पीशीज पाई जाती हैं। यद्यपि इस वायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह वायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो ये है कोरिंगा। ऑप्शन डी सही है। 2021 का प्रश्न है ये। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है? तो इसमें ये बताना है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। अतः यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? 24.16%। ऑप्शन से सही है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण 21.71% तथा कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 24.62% है। यहाँ पे
क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, जो आप स्वयं देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये है मिजोरम में। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रश्नकाल में एवं वर्तमान में भी मिजोरम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण क्षेत्र है तथा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यहाँ पे आपको ये चार्ट ध्यान से देखना है। इस तरफ राज्य दिए गए, इस तरफ वनावरण वर्ग किलोमीटर में, इस तरफ भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। मणिपुर में है 74.34%, मेघालय में 76%, मिजोरम में 84.53%, नागालैंड में 73.90%। वर्ग किलोमीटर में कितना है ये आप स्वयं देखिए, इस तरफ ये प्रतिशत दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो ये है वालपराई। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। वालपराई नगर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह प्रश्नगत विकल्पों में वृक्षारोपण की विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है 5 वर्ष। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर लिखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। पहला है पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो इसमें पहला सही है, चौथा सही है, दूसरा तीसरा नहीं होगा इसमें। इस प्रकार आंसर होगा हमारा सी होगा इसमें। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना तथा वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है, जबकि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना इस नीति के तहत राजनीतियों में शामिल है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नकाल में एवं वर्तमान में भी मिजोरम सही उत्तर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है 84.53% के साथ। अरुणाचल प्रदेश 79.33%, नागालैंड में 73.90%, त्रिपुरा में 73.64% वनावरण है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? 21.54%। ऑप्शन बी सही है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% क्षेत्र वन आच्छादित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 21.71% क्षेत्र वन आच्छादित है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है नागालैंड में। ऑप्शन ए सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 एवं 21 दोनों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में जनजातीय जिलों की संख्या निम्नवत है। इस तरफ जनजातियां दी गई, इस तरफ जिलों की संख्या है। नागालैंड में है 11, मेघालय में 7, मिजोरम में 8 और मणिपुर में 9। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो ये है 17। ऑप्शन सी सही है। 13 जनवरी 2022 के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। अब देखते हैं अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए सही है। प्रश्नकाल में कर्नाटक स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन ए सही है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है।
यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? कंचनजंगा खोंगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन बी सही है। जुलाई 2016 में इस्तांबुल, तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा खोंगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सूची 1, सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे मिलान करना है। इस तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इस तरफ राज्य दिए गए। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ये है डी। इसका मिलान आप स्वयं कर लीजिए। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। सिमलीपाल ओडिशा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में, शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? इस तरफ पक्षी विहार है, इस तरफ स्थान है समसपुर रायबरेली में, नवाबगंज इलाहाबाद में, बखीरा संत कबीर नगर में और सांडी हरदोई में है। यहाँ पे गलत ऑप्शन बी होगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी सही है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, इस तरफ राज्य है, इसमें आपको मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन है सी। इसका मिलान आप यहाँ पे स्वयं करिए। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। इंतानकी है नागालैंड में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में और गुइंदी है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। जिम कार्बेट 1936, कान्हा 1955, काजीरंगा 1974, साइलेंट वैली 1984। तो यहाँ पे आप ये मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या 11 मध्य प्रदेश में है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या 96 है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो ये है कच्छ में। ऑप्शन डी सही है। दिए गए विकल्पों में भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है अमनगढ़। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। इसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित बाघ अभ्यारण्य है। शेष प्रश्नगत बाघ अभ्यारण्य बांधवगढ़, कान्हा एवं संजय दुबरी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है, सूची 1, सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है। इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, तो ये हम नीचे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ सही सुमेलन इस प्रकार है। नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में है। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है पिथौरागढ़। ऑप्शन डी सही है। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। पहला है, यह 1991 से 92 में शुरू किया गया था। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो इसमें आपसे गलत कथन पूछना है, तो गलत ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1992 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया था। हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु विरोध की समस्याओं का हल करना, पालतू हाथियों का कल्याण करना। अब देखते हैं वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी सही है। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है।
अपने उच्च ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन तथा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। उल्लेखनीय है कि नवंबर अंत 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 15.1%, जल विद्युत ऊर्जा दीर्घ प्लस लघु का हिस्सा 11.5%, वायु पवन ऊर्जा का हिस्सा 10.2% और परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 1.7% है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वरीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन ए। प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरणों में कोयला, कच्चा तेल, धूप, हवा, बहती नदियां, वनस्पति और यूरेनियम शामिल है, इसलिए विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। ऑप्शन बी सही है। मार्च 2018 के प्रारंभ में दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। इथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी शर्करा युक्त पदार्थ, गन्ने की शक्कर, सोरा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन, करंज, फर्ण से भी किण्वीकरण कर इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। ध्यातव्य है कि गन्ने से भी बायो इथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। ऑप्शन बी सही है। पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब देखते हैं प्रदूषण से संबंधित प्रश्न। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया था? इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 को 7 दिसंबर 1977 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की तथा यह 1 अप्रैल 1978 से संपूर्ण भारत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। तो इसमें कोई एक ऑप्शन सही नहीं है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन डी सही है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप घुलित ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन DO की मात्रा घट जाती है तथा O2 की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैविक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD कहते हैं। एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। ऑप्शन सी सही है। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः दक्षिण भारत में फैला था। यह वस्तुतः प्रदूषण के कारण था। वर्ष 2007 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है?
कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक अत्यधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा काफी अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सही है। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी सही है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस से वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसे अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है SO2, ऑप्शन डी सही है। भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, ऑप्शन सी सही है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक में 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई। इसमें अनेक लोग मारे गए तथा अनेक लोग गैस जनित रोगों से प्रभावित हुए। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी सही है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषाणु धातु प्रदूषक है, तो ये है लेड, ऑप्शन बी सही है। इसमें स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है ऊष्मीय प्रदूषण का, ऑप्शन सी सही है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरणीय है? तो ये है रबर, ऑप्शन डी सही है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तथा दिए गए विकल्पों में से प्राकृतिक रबर यानी रबर जैव निम्नीकरणीय है। तो इसमें पूछा है कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो ये होगा रबर, ऑप्शन डी सही है। अब विविध के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखते हैं। कथन कारण है, जिसमें कथन है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला होगा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो ये है जेट्रोफा, ऑप्शन ए सही है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पी पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है।
निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो ये भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ऑप्शन सी सही है। दक्षिण गंगोत्री आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में की। अंटार्कटिक में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास से। ऑप्शन ए सही है। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले स्थान पर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद आता है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे पर है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट हाथी हाथी और फिर जैव विविधता अधिनियम, जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के। ऑप्शन डी सही है इसमें। टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार ब्रिटिश चिकित्सक सर एनडी हेंस को मानव स्वास्थ्य पर प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदान किया गया। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो यह नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1992 में। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1992 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। ऑप्शन डी सही है। 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया। यह एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण विवादों बहुअनुशासित मामलों सहित सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। निम्नलिखित में से किस हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया? तो ये है सैंडी। ऑप्शन डी सही है। हरिकेन कैटरीना, हरिकेन विल्मा एवं हरिकेन रीटा तीनों ही वर्ष 2005 में आए हरिकेन है, जबकि हरिकेन सैंडी ने वर्ष 2012 में अमेरिका के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन। ऑप्शन ए सही है। लाइकेन एवं मास दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण जैविक सूचक हैं। यदि वातावरण में वायु प्रदूषण या विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। मॉस बायोफाइटा समूह का सदस्य है जो चट्टानों एवं पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मॉस समाप्त या कम होने लगते हैं। वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? तो ये है वायुमंडलीय प्रदूषण। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2012 के जनवरी माह में पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ रही थी। वहीं उत्तर भारत के दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में वायुमंडलीय प्रदूषण एवं पश्चिमी विक्षोभ के सम्मिलित प्रभाव से असाधारण ठंड पड़ रही थी। दिल्ली में वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण वायुमंडलीय प्रदूषकों की अधिकता हो गई थी, जिससे दिल्ली में दिन में अधिक ठंड जबकि रात्रि में तुलनात्मक रूप से गर्मी रहती थी। ला नीना के कारण प्रशांत महासागर में ठंड में वृद्धि होती है। तथा दिए गए विकल्पों में से निकटतम जो उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ऑर्गी मून के बीज। ऑप्शन ए सही है। सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः ऑर्गी मून के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्गी मून मेक्सिकोना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ती की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा। ऑप्शन बी सही है।
वायुमंडल को वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। सूची 1 में मिशन दिया गया है, सूची 2 में प्रारंभ करने का वर्ष दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे आप मिलान स्वयं करिए। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट नेम है NAPCC का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है, जिनसे संबंधित दस्तावेजों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन दस्तावेज को 24 जून 2010 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2010-12 अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। आगे 12वीं पंचवर्षीय अवधि के लिए 6 अगस्त 2012-2014 को मंजूरी प्रदान की गई थी, परंतु NMEEE को सर्वप्रथम वर्ष 2009 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय जल मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संशोधन मिशन NMSHE के एक्शन प्लान को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 फरवरी 2014 को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय सतत मिशन NMSA को प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा 23 सितंबर 2010 को मंजूरी प्रदान की गई, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी सही विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, एक तरफ यहाँ पे भारत में अधिनियमों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं, तो इसमें से आपको मिलान करना है कौन से अधिनियम कब लाए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा डी, इसमें पहले का एक होगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम में 1981 में और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा इसमें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, तो ये किया गया लखनऊ में, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी। इसके द्वारा निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा: स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, बागवानी, पर्यावरण, औद्योगिक अनुप्रयोग एवं ऊर्जा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन बी सही है। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? सिएरा लियोन, ऑप्शन सी सही है। सिएरा लियोन में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में, ऑप्शन बी स्थित है, ऑप्शन बी सही है इसमें। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI जोधपुर राजस्थान में स्थित है। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से, ऑप्शन डी सही है। रामसर अभिसमय आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। यह कन्वेंशन रामसर में 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुआ था। यह 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो ये है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है, यह भूमि उथले पानी से ढकी होती है, आर्द्रभूमि कहलाती है। होकेरा आर्द्रभूमि एवं बुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एवं तेसो मोरिरी झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है, जबकि प्लॉइंट कैलीमेरो वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपी भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में, ऑप्शन सी सही है। प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित हुआ था। परिणाम स्वरूप हिम नद के अपरदन तथा निक्षेप द्वारा कई नए नए स्थल रूपों का विकास हुआ। पूर्व निर्मित स्थल रूपों में परिवर्तन तथा सुधार हुए। सागर तल में महान परिवर्तन हुए। स्थल भागों में अवतलन तथा उत्थान हुए तथा सागरीय जीव भी पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए हैं। भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? पटना में, ऑप्शन बी सही है। भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना पटना के
पटना में गंगा नदी के तट पर की जा रही है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरक संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेरफेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन लिया जा सके, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के लाभ निम्नवत हैं। खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, पोषक तत्वों तथा नमी का संतुलन, दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा में सुधार, भूमि में जैव पदार्थ की पर्याप्तता, खरपतवार, कीटों तथा रोगों का नियंत्रण, फसलों की अधिक पैदावार, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि, उपलब्ध साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एफ सी क्लेमेंट्स ने। ऑप्शन ए सही होगा। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन एफ सी क्लेमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतर स्तर पर विकसित समुदाय होता है जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। अब देखते हैं तथ्यात्मक नोट्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित तथ्यों को। पहला है धारणीय विकास। विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण हेतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अधिनियम अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अब देखते हैं पारिस्थितिकी से संबंधित तथ्यों को। 1935 में A.G. टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। पारिस्थितिकी निसे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया। इसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। पारिस्थितिकी एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। वन, तालाब तथा झील आदि प्राकृतिक पारितंत्र है जबकि खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में शामिल है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए
फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास ये उत्पादक होते हैं, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और सर्प तृतीयक उपभोक्ता हैं। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। डायटम स्वपोषी, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। अब देखते हैं जैव विविधता से संबंधित तथ्यों को। जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, वन क्षेत्र में वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि है। डुगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। कच्छ का रण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे एवं पशु जातियों को सम्मिलित किया जाता है। सिंह पुच्छी वानर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर्वत में पाए जाते हैं। यह वानर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों, चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों, घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इसकी अवस्थिति 11 डिग्री 3 मिनट से लेकर 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से लेकर 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य मिलती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 75 रामसर स्थल शामिल हैं। अब देखते हैं हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापमान के प्रति योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इसका योगदान उपर्युक्त गैसों की अपेक्षा कम है। वर्तमान में 2021 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन, विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक लगभग 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। मीथेन CH4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु भी इसके स्रोत हैं। यह एक हरित गृह गैस ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। अब देखते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस है CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301 इत्यादि। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक फोम, एयर कंडीशनर, विमान प्रणोदक आदि में किया जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। अब देखते हैं वन एवं वन्य जीव से संबंधित तथ्यों को। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अब देखते हैं अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AC टांसले ने, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर मैप कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अप्रैल
1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण था। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात तेलंगाना राज्य में इस रिजर्व के भाग को अमराबाद टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित स्थानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। ये इस प्रकार हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ये देख लेते हैं। अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन, कच्छ, शीत रेगिस्तान, शेषाचलम पहाड़ियां और पन्ना। यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित स्थान यहाँ पे नोट करके दिया गया है। जिन जिन ये पे यहाँ पे स्टार लगाया गया है, ये यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित स्थान है। ये है अमरकंटक, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन और यहाँ पर ये पन्ना है। तो ये यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित स्थान है। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 53 संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे 53 प्रोजेक्ट टाइगर दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। इस तरफ टाइगर रिजर्व है, इस तरफ राज्य है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, कार्बेट उत्तराखंड में, अमनगढ़ बफर जोन कार्बेट उत्तर प्रदेश में, कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, मानस असम में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पलामू झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल में, सरिस्का राजस्थान में, बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, कालकाज मुंडनथुरई तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार में, पेंच है मध्य प्रदेश में, तडोबा है अंधारी में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, दंपा मिजोरम में, भद्रा है कर्नाटक में, पेंच है महाराष्ट्र में, पक्के अरुणाचल प्रदेश में, नमेरी असम में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, अनामलाई तमिलनाडु में, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में, सतकोसिया ओडिशा में है, अचानक मार छत्तीसगढ़ में, डंडेसी अंसी कर्नाटक में, संजय डुबरी मध्य प्रदेश में, मुडुमलाई तमिलनाडु में, नागरहोल कर्नाटक में, पारंबिकुलम केरल में, सहाद्री महाराष्ट्र में, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल कर्नाटक में, कावल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुकुंदरा हिल राजस्थान में है, नवगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में, ओरंग असम में, कामलंग अरुणाचल प्रदेश में, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में और रानीपुर है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर हमने लिस्ट देखी है नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के कुल 53 संरक्षित प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। एराविकुलम लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास के लिए भी प्रसिद्ध है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा ग्रैंड कैनियन येलोस्टोन नदी का इसी नेशनल पार्क में स्थित है। बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका में स्थित है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। मक्का की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है।
पेरियार गेम अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कारीकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में अवस्थित है। एक सींग वाला गेंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान राजस्थान में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अंतरराष्ट्रीय विश्व वैश्विक बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखते हैं प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों को। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण है घरेलू अपशिष्ट कचरा, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं जो कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन आदि। द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा उत्पन्न होता है। मनुष्यों में इससे नाक, आंख, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। PAN ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है जबकि सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें उत्तरदायी हैं। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन वफलर कहलाते हैं। अफ्लाटॉक्सिन कवक के द्वारा उत्पादित होते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की इकाई है। इसका अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः अर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। अर्जीमोन मेक्सिकोना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ती की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ट्रॉप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। प्रदूषित वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अब देखते हैं जल संरक्षण के बारे में। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में वर्ष 1985 में किया गया था। वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। वर्ष 2014-15 में केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया। अब देखते हैं कुछ विविध के अंतर्गत पॉइंट। लोकार्ड एक सदाबहार एवरग्रीन फल वृक्ष है। जापान में सर्वाधिक लोकार्ड का उत्पादन होता है। भारत में मौसम, अनुश्रवण, युक्ति, सोडार कैगा, कल्पक्कम, तारापुर और ट्रॉम्बे में स्थापित है। हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है जिस कारण इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। बायो एस्फॉल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना मसूरी में दृश्यमान होती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में विंटर लाइन दृश्यमान होती है। यह परिघटना मध्य अक्टूबर से जनवरी तक घटित होती है। यह परिघटना शाम के समय सूर्य के अस्त होने पर
दृश्यमान होती है। विंटर लाइन में पीला, लाल, नारंगी, बैंगनी एवं चमकीले लाल रंगों का सम्मिश्रण होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में स्थित है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।